दोस्तों ये है पार्ट नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 यानी कि फोर्थ चैप्टर भी आप बोल सकते हो समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। यहाँ पर दोस्तों समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा कि किस देश में कौन सा लोकतंत्र है, पाकिस्तान में कैसा लोकतंत्र है, हमारे श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर आसपास के जो भी देश हैं उनमें किस तरीके का लोकतंत्र मतलब किस तरीके का लोकतंत्र वहां पर है। कई बार आपको सैनिक तंत्र या सेना शासन भी देखने को मिलता है, राजतंत्र देखने को मिलता है, यहाँ पर लोकतंत्र भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों वो सब कुछ पढ़ने के बाद हमने पढ़ा भारत और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में और अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के अन्य देशों के साथ में रिलेशन। देखो जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनके साथ में हमारे थोड़े बहुत मनमुटाव होते रहते हैं, उन्हीं मनमुटावों को देखना है। और आप एक बात याद रखो कि जब किसी फैमिली में मनमुटाव हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता जो दुश्मन बन जाते हैं, वो पास में रहते हैं, समर्थन करते हैं, हल्का बहुत किसी किसी बात में मनमुटाव भी करते रहते हैं। तो उसी तरीके से भारत का अन्य देशों के साथ में मनमुटाव वगैरह रहता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में। बांग्लादेश जो कि भारत का ही हिस्सा था, पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बना और उसके बाद में उसने अपने आप को 1971 में स्वतंत्र राज्य बना दिया, राष्ट्र बना दिया, राज्य हमारे देश के अंदर है। तो ये जो राष्ट्र है बांग्लादेश दोस्तों, इसके ना भारत को लेकर के या भारत के साथ में कई रिलेशंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और कई रिलेशंस बहुत बुरे हैं। अब जब बुरे हैं तो हमें अगर जब दोनों की बातें जाननी होती हैं, मतलब बीच में किस तरीके का रिलेशन है या फिर कैसे अंडरस्टैंडिंग है, तो दोनों तरफ से नजर रखनी होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में समझने के लिए अच्छे से पहले बांग्लादेश की या भारत की बातें सुनेंगे, क्योंकि लड़ाई को अगर आपको जानना है सच में कौन खराब है, आपको पकड़ना है कि गलती कहाँ हो रही है, तो दोनों की बातें सुननी पड़ती है, तब जाकर के आप फैसला कर पाते हैं कि कौन गलत है और क्या चीज सुधार करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत जो है बांग्लादेश को लेकर के क्या बुराई करता है, यानी कि बांग्लादेश में क्या कमियां है जो भारत हमें दिखाने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पर भारत ने सबसे पहले ये कहा है, क्या कह सकते हैं, भारत ने बांग्लादेश पर आरोप लगाया है कि बांग्लादेश जो है अवैध अप्रवास पर खंडन करता है। अब खंडन का मतलब आपको देखो पता होगा कि जब बांग्लादेश से बहुत सारे रोहिंग्या लोग अपने देश में आए थे दोस्तों भाग करके, उस टाइम पर जब पाकिस्तान की सेना ने क्या बोलते हैं वोटिंग के चक्कर में, इलेक्शन के चक्कर में जो वहां की जनता पर गोली वगैरह चलाना शुरू कर दिया था, तो बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान था वो तब वो लोग भाग करके अपने देश में आते हैं। ठीक है, अब समय सब बीत गया, सारी लड़ाई वगैरह सब खत्म हो गई दोस्तों, सारी चीजें एक्यूरेट हो गई, अच्छी हो गई। तब भारत ने कहा कि भाई अगर आप अपने बांग्लादेश से भाग करके आए हो, समय जाओ, जाने का वक्त आ चुका है। तो या जाने का वक्त नहीं गया, हम नहीं कह रहे किसी को निकाल रहे हैं, फिर हम नहीं कह रहे कि ये देश आपका नहीं है, अपना ही सबका देश है। तो फिर भी एटलीस्ट आपकी जो नागरिकता है वो वहीं की होनी चाहिए। इस मुद्दे पर आपने देखा होगा झगड़े भी हुए थे बहुत सारे। तो ओवरऑल देखो उसका कुछ भी नतीजा हो, हम किसी को कुछ नहीं कर रहे, हम बस इतना जानते हैं कि जब भारत बांग्लादेश से बोलता है कि आपके बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर हैं, अप्रवास करते हैं, अवैध अप्रवास है, तो दोस्तों जो बांग्लादेश है वो इस बात को साफ साफ मना करता है कि हमारे यहाँ के कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट है जो भारत हमेशा बांग्लादेश पर आरोप लगाता है। दूसरा आरोप दोस्तों ये है कि जितने भी भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी होते हैं, जमाती होते हैं, बांग्लादेश उनका समर्थन करता है। भारत विरोधी कहने का मतलब ये है कि भारत से जो नफरत करने वाले, भारत के खिलाफ, भारत में आतंक फैलाने वाले ऐसे कोई भी जमाती जो रहे हूँ, मैं पर्टिकुलर सभी किसी एक को इंगित नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब है जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनकी विचारधारा ऐसे है, भारतीय विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी वाली विचारधारा है, वो भारत विरोधी हैं, इस्लामी है, कट्टरपंथी हैं, मतलब इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी लोग हैं। ये इनका समर्थन काफी ज्यादा हद तक बांग्लादेश करता है, पाकिस्तान करता है, हम मान सकते हैं, लेकिन भारत ने बांग्लादेश का कितनी ज्यादा जगहों पर सहयोग किया है, उसके बावजूद भी ऐसा काम होता है तो आरोप लगाने का मन करता है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो दोस्तों आप सुन के आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, वो है भारतीय सेना को पूर्वोत्तर में जाने ना देना। अच्छा, अगर आप ये भारत और बांग्लादेश का मैप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ से डायरेक्टली अगर हम बांग्लादेश से होते हुए अपने पूर्वोत्तर वाले राज्यों में जाते हैं तो काफी कम समय लगता है। वहीं अगर हम इन जगहों से ऐसे घूम करके जाते हैं अपने ही देश से होते हुए तो काफी ज्यादा समय लगता है। तो दोस्तों इमरजेंसी के वक्त में भारत ने ये कहा कि हमें अपनी सेना को पास आउट होने देना है, तो आप अपने यहाँ से अगर निकलने का रास्ता दे दो। देखो आम नागरिकों के लिए नहीं मांगा गया था, सिर्फ सेना के लिए मांगा गया था, वो भी इमरजेंसी में, लेकिन बांग्लादेश ने जाने नहीं दिया। आप इस तरीके से समझो
कि अगर ये बांग्लादेश है हमारा, मतलब जो बांग्लादेश है, और दोस्तों यहाँ से जो दूसरा रास्ता गया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, मैं मैप सही से नहीं बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अब सेना को यहाँ से जाना है इस जगह पर, अगर वो सीधे जाती है तो काफी जल्दी पहुंचेगी, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ से जाके ऐसे घूमना पड़ता है पूरा, और इस वाले रास्ते में उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इसी कारण से यहाँ पर भारतीय सरकार ने उनसे मदद मांगी थी कि डायरेक्टली आप जाने के लिए अलाउ करो, लेकिन बांग्लादेश ने अलाउ नहीं किया। तो ये उनकी मर्जी, भाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश, अपने मतलब घर से किसी को क्यों आने जाने दें। तो जो भी हो, मैं इसको कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मदद करनी चाहिए थी। हम दोनों मित्र देश हैं, अगर मित्र हैं कहीं पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, आज अगर आपने सपोर्ट किया होता तो कल को हमसे भी सपोर्ट पाते, और हमारे यहाँ पर आपसे बहुत सारी चीजें ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोली, कहने मतलब बांग्लादेश के लिए सारी बातें बोल रहा हूँ, तो बांग्लादेश को एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। तो भारत तो उस पर इल्जाम उठाएगा, मतलब उंगली तो उठाएगा, ये आरोप लगाएगा कि भाई आपने नहीं करा था, फ्यूचर में आपको जब जरूरत पड़ेगी तब हम भी बोलेंगे ये सारी बातें, कुछ ना कुछ तो होगा ही अपना। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्वोत्तर में ना जाने के लिए, पूर्वोत्तर में जाने के लिए बांग्लादेश ने हमको रास्ता नहीं दिया। अगला दोस्तों है प्राकृतिक गैस ना लेना। आप सबको पता है बांग्लादेश का जो ढाका है दोस्तों, या कई जगह बांग्लादेश में, वहां पर काफी मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, लेकिन वो प्राकृतिक गैस भारत जब उनसे लेना चाहता है फ्री में, पैसे में, मतलब जो करेंसी है, जो मुद्रा है दोस्तों, वो हम देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बांग्लादेश है वो ऐसा करने से कई बार मना कर देता है। तो इस चक्कर में भी भारत जो है काफी ज्यादा बांग्लादेश से नाराज रहता है। अगला उसका जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा खराब है। अब देखो ना, आप हमको गैस दे रहे हो ना हम आपको गैस दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम देना चाहते हैं दूसरे बंदे को, यानी मतलब देखो यहाँ पर म्यांमार पड़ता है, भारत म्यांमार में गैस देना चाहता है, सीधी एक पाइपलाइन बिछाना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश सीधा बोलता है भाई हमारे यहाँ से पाइपलाइन भी नहीं जाएगा, यानी मतलब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हमें म्यांमार को गैस देनी है, बेचनी है, कुछ भी करनी है, तो या तो टैंकरों से लेकर के इधर से इधर तक जाए, लेकिन वो सब आप जानते हो इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और फिर उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज ये कि हम एक पाइप बिछाएं जो अपने देश में होते होते यहाँ तक जाएगी, म्यांमार तक जाएगी, तो इससे होगा क्या कि पाइपलाइन की खामा लेंथ काफी ज्यादा लंबी होगी, और प्रॉब्लम मतलब सड़क माफिया के खर्चा बढ़ेगा। तो ये जो एक कारण है, ये भी भारत बोलता है कि भाई म्यांमार हमारे साथ में ऐसा कुछ करता है। अच्छा, ये तो सॉरी म्यांमार भी बांग्लादेश से ऐसा कुछ करता है, तो ये तो भारत की मतलब भारत की पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, हमें बांग्लादेश के भी पॉइंट ऑफ व्यू देखने होंगे कि भारत के साथ में बांग्लादेश क्यों नाराज रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो बांग्लादेश है वो इसलिए नाराज रहता है कि नदी जल के जितने भी मामले हैं भारत हमेशा उसमें दादागिरी करता है। कहने का मतलब ऊपर से देखो यहाँ पर पहाड़ियां बहुत सारी, ठीक है, पहाड़ियां, यहाँ पे मैं पहाड़ियों को अलग कलर से बनाता हूँ, इस जगह पर पहाड़ियां हैं, ठीक है, और इन पहाड़ियों से नदी आती है। अब ये जो नदी आ रही है दोस्तों वो भारत होते हुए बांग्लादेश जाती है, फिर वहां से आगे बढ़ती है। तो इस मामले में भारत जो है अपने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता होगा, बांग्लादेश को वो सारी दादागिरी लगती है। ओवरऑल आगे बढ़ते हैं। चटगांव में विद्रोह भड़काने का भी भारत पर इल्जाम लगाता है बांग्लादेश, और इसके अलावा दोस्तों प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने का भी आरोप लगाता है। अब आपके यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस है वो आप रखो, जो हमारे यहाँ पर हम रखेंगे, और हमारी बॉर्डर पर होगी वो भी हम रखेंगे, क्योंकि बॉर्डर से हमारे अंदर आ रही है। लेकिन बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसमें भी सेंधमारी की जा रही है, तो जो भी हो भाई हमें नहीं पता कहाँ पर गलती हो रही है, मिस्टेक, हम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। जब इसका फैसला करना होगा तो हमें थोड़ा और डीपली जाकर के चीजों को समझना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों भारत के ऊपर एक और इल्जाम लगाया जाता है, वो ये है कि भारत व्यापार में बेईमानी करता है। आप सबने सुना होगा भारत हमेशा अपना बचाव करता है, बेईमानी जैसी चीजें जो हैं वैश्विक स्तर पर हम लोग शायद ही नहीं करते, घर घर में तो भाई सब लोग ही ऐसे एक दूसरे से करते रहते होंगे जो भी है, लेकिन अगर बात करें हम लोग दोस्तों दूसरों की, तो कई बार हम लोग बेईमानी क्या होती है ये भी नहीं जानते। लेकिन खैर बांग्लादेश हम पर आरोप लगाता है तो अलग की बात है, हो सकता है कभी की, जो भी है हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, सच डीपली जाना पड़ेगा इसमें भी। लेकिन भारत पर एक और आरोप लगाया जाता है कि भारत जो है व्यापार में बेईमानी करता है। अब दोस्तों ये तो हो गई कुछ बुराइयां, या एक दूसरों को लेकर के कुछ असहयोग हो गए, कुछ लड़ाइयां हो गई, या फिर हम बात कर सकते हैं कि ये सारी वो बातें जिन पर दोनों एक दूसरे से खफा रहते हैं, लेकिन दोनों समर्थन भी करते हैं एक दूसरे का जब जरूरत पड़ती है। जैसे कि आज से कई सालों पहले आर्थिक संबंधों में दोनों के सुधार हुए थे, दोनों ने व्यापार, खुले द्वार की नीति, इस टाइप से काफी सारी चीजें जो है एक्सेप्ट की थी, ताकि दोनों देशों के बीच में रिलेशन भी बने और जो तरक्की है, विकास है, वो भी बढ़ सके। इसके अलावा पूरब की ओर चलो नीति में भी दोनों लोगों ने समर्थन किया एक दूसरे का, ताकि जो म्यांमार में जो भी आपकी दक्षिणी वगैरह अभी आप आगे बढ़ेंगे
उसमें जाकर के ये जो है शामिल हो सके, शार्क में शामिल हो सके, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों के दोनों ही देश वहां पर शामिल नहीं थे। तो इन चीजों के लिए भी दोनों ने एक दूसरे का समर्थन करा और हमेशा से करते आ रहे हैं। एक दूसरे की जो नीतियां दोस्तों उनका काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का मतलब देखो वैश्विक स्तर पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, या फिर आप देख सकते हो अभी वैश्विक तापवृद्धि जो मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम पर, या फिर आप देख सकते हो इस टाइम पर कोरोना जैसे ये सारी प्रॉब्लम क्या है, ये वैश्विक स्तर पर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की नीतियां जोड़ते रहते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि हम दोनों लोग मिल करके जो है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि काफी अच्छे तरीके से हम लोग सर्वाइव कर पाए। फिर दोस्तों पर्यावरण को लेकर के भी दोनों देश आपस में साथ में बैठ करके चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि पर्यावरण अगर बिगड़ेगा तो सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका बिगड़ेगा और यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमें ही नहीं होंगी, हम सबको होंगे। इसीलिए दोनों को साथ में देखा जा सकता है। फिर दोस्तों संवेदनशीलता भी काफी ज्यादा दोनों के अंदर है, मतलब फ्यूचर में आने वाले खतरे जो भी होंगे उन दोनों खतरों को भाग करके ये दोस्तों वैश्विक स्तर पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश मिल करके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव है, तो दोनों के बीच में कुछ समर्थन भी है। फ्यूचर में हमें रिलेशन और अच्छा करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम समझते हैं भारत और नेपाल के बारे में। तो भारत और नेपाल के बीच में भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे रिश्ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ अच्छे कुछ ऐसे बातों को लिखा हुआ है जो दोनों के बीच में काफी ज्यादा सहयोग उत्पन्न करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी बातें भी है जो काफी ज्यादा दोनों देशों को परेशान भी करती है कि सामने वाले जो हमारे मित्र देश हैं वो ठीक नहीं है। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले तो सहयोगों के ऊपर। आप सब लोग जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में काफी लंबे समय की संधि बनी हुई है, जहां पर बिना वीजा बिना पासपोर्ट के जो है मुक्त रूप से आप आवागमन कर सकते हो, एक दूसरे के देश में काफी लंबे समय तक रह सकते हो, और तो और यहाँ पर आप शादी वगैरह भी एक दूसरे के देश के किसी भी मतलब अपोजिट सेक्स से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भारत में और नेपाल के बीच में काफी अच्छे हद तक बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक सहयोग, प्राकृतिक संसाधन और बिजली उत्पादन जैसे कार्य भी दोनों देश मिलकर के एक साथ करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, खास करके संधि के होने के बावजूद, क्योंकि ऐसी संधि बहुत ही कम देशों में देखने को मिलती है कि यहाँ पर आपको बिना पासपोर्ट बिना वीजा के देश में एंट्री मिल जाए और आराम से आप वहां पर जाकर के जितने लंबे समय तक रुकना चाहें रुक सकते हैं। आप सब लोग आपके आसपास में देखते होंगे कहीं ना कहीं आपको नेपाली लोग देखने को मिल जाते होंगे जो चाउमीन या मोमोज वगैरह बनाते हैं और आप उनमें बड़ा खुशी से बोलते हो कि चाइनीज बंदा है, चाइनीज मोमोज बना रहा है, लेकिन आप उनसे पूछो अधिकतर लोग नेपाली मिलेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके आसपास में कितने ऐसे नेपाली लोग आप देखते रहते हो, और जहाँ भी जिस भी देश के कोने में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं यहाँ हूँ और मेरे घर के आसपास में नेपाली लोग देखने को मिलते हैं। और अगर आप में से कोई नेपाली ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दोनों के बीच में असहयोग की, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्यों मन उल्टा करके ऐसे बैठे रहते हैं। देखो सबसे पहले भारत की बात करते हैं, भारत नेपाल से क्यों खफा रहता है। तो यहाँ पर मैंने 3 रीजन लिए दोस्तों। ये तीनों रीजन जो है भारत को नेपाल से गुस्सा रहने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। सबसे पहला है चीन के साथ दोस्ती। जैसा कि आपको पता है ये भारत है और ये यहाँ पर नेपाल है। भारत और नेपाल के बीच में अच्छी खासी बहुत तगड़ी दोस्ती है, लेकिन भारत और चाइना के बीच में काफी ज्यादा वाद विवाद बना रहता है। अब ऐसे में जब ये चाइना नेपाल से दोस्ती करेगा तो दोस्तों भारत जो है वो जब उनके काफी ज्यादा गुस्सा करेगा ही। आपका ही दोस्त है कोई, आपके दुश्मन से जब दोस्ती कर लेगा तो आपको ही गुस्सा आएगा। तो ऐसा ही सीन कुछ भारत के साथ में भी रहता है कि नेपाल के साथ में काफी ज्यादा जो है मनमुटाव रखने लग जाता है। तो ऐसा ही सीन कुछ भारत के साथ में भी है, जब चाइना से नेपाल दोस्ती करता है तो दोस्तों भारत को ये बात जो है काफी हद तक पसंद नहीं आती। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर नेपाल सरकार जो है वो भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं करती। इसके लिए भी चाइना और जो भारत की सरकार है वो काफी ज्यादा रुष्ट रहती है कि बहुत सारे आतंकवादी होते हैं या फिर बहुत सारे इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें होती हैं दोस्तों, वो किसी भी दूसरे देश में छुप जाते हैं, फिर वहां से अपना जो है हमला वगैरह देश के अंदर करते रहते हैं, या फिर देश में कोई भी प्रॉब्लम पैदा करके जैसे बम वगैरह लगा दिया, कहीं पर बम विस्फोट कर दिया, कहीं पर बंदूक वगैरह चला के कुछ लोगों को मार दिया और देश के बाहर जैसे कि नेपाल या किसी और देश में जाकर के छुप गए। तो ऐसे सारे लोगों के खिलाफ भी नेपाल की जो सरकार है वो कोई कार्रवाई नहीं करती। अच्छा हम लोगों की बात अलग है। जैसे हमारे दोस्त को अगर कोई भी व्यक्ति पीट दे और फिर वो व्यक्ति अगर हमको 1 साल बाद भी दिख जाए तो हम उससे बदला ले लेते हैं कि तुमने मेरे दोस्त को इस वाली तारीख को पीटा था। लेकिन नेपाल जो है अपनी दोस्ती कुछ इस तरीके की नहीं रखता, उसका मतलब इससे नहीं है। इसीलिए भारत की जो सरकार है वो नेपाल से काफी हद तक नाराज रहती है इस मामले में। तीसरी तरफ अगर आप यही चीज भूटान के बारे में देखेंगे, जब हम भूटान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा खुशी होगी।
और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है माओवादी आंदोलन। आप सबको पता है कि माओवादी जो नेपाल में वो काफी ज्यादा हद तक सक्रिय थे, हालांकि अब तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अब तो काफी हद तक जो है उनकी कोई डिटेल आती नहीं है। तो माओवादी आंदोलन जो थे ना वो भारतीय विरोधी थे, भारत की एजेंसियां उनको अपने लिए खतरा मानती थी कि वो भारत की जैसे नक्सलवादी हो गए, वो आंध्र प्रदेश या फिर ऐसे कोई भी राज्य हो गए उधर साइड में बिहार वगैरह, इनके जंगलों में आगे भी छुपना, लोगों के ऊपर हमला करना, इस तरीके की कार्रवाई में दोस्तों ये लोग बहुत ज्यादा आगे रहते थे। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए माओवादी जो थे काफी ज्यादा खतरा पैदा करते थे। तो इसलिए माओवादी जो थे वो भारत की नजरों में अखाते थे और ये भारत को नेपाल से रुष्ट करने का एक बड़ा पॉइंट हो सकता है। अब दोस्तों नेपाल भी भारत से नाराज रहता है कुछ बातों पर, कौन कौन सी बातें उनको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लो। पहला पॉइंट है भारत दखल अंदाजी करते हैं उनकी राजनीति के मामले में। ऐसा जब भी कुछ भी नहीं है, हम लोग खुद जानते हैं कि हम लोग को अपनी राजनीति संभालने का मौका नहीं मिलता है, यही देश में इतनी सारी गड़बड़ियां, इतने सारे घोटाले चलते रहते हैं, तो उन सबसे उबर पाएंगे तब ना दूसरे देशों में जाके घटला कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है नेपाल को लगता है कि भारत दखल अंदाजी करता है। जैसे कि आपने उदाहरण में देखा होगा, अभी पिछले कुछ 2-3 महीनों के पहले की बात है, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, नाम है उनका ओली, ठीक है, खड़ग प्रसाद ओली, तो वो कह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री हमको हमारी गद्दी से उतारना चाह रहे हैं। अरे भाई, पहले देश में हमारे तो सारी चीजें सुधर जाए, वो अपनी गद्दी को सेव कर ले अपने देश के लोग, तब तो जाकर के दूसरे के देश में प्रॉब्लम पैदा करेंगे। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पर नदी, जल, पानी, बिजली पर भी नजर कराए बैठा है भारत, ऐसा लगता है उनको। सीधी सी बात है, जिसके पास में 1 किलो चीनी हो और जिसके पास में 1000 किलो चीनी हो, तो 1 किलो चीनी वाला बंदा ये सोच रहा है कि वो 1000 किलो वाला हमारी चीनी चुरा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ स्थिति बन जाती है। अब आपको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा नहीं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि समुद्र से पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है भारत। आप इस चीज को देखो, भारत की जो स्थिति है और जो नेपाल की स्थिति है, मान लिया नेपाल देश है, ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। भूमि का मतलब यहाँ पर किसी भी तरफ से कोई नदी या समुद्र जैसा कोई पॉइंट नहीं है जो इसको समुद्र से जोड़ता हो। लेकिन भारत में क्या है, भारत दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे इस तरीके से, तो जो भारत का नीचे का पार्ट है, 3 तरीके से 3 तरफ से भारत पूरा समुद्र से घिर रखा है। तो नेपाल का ये कहना है, मतलब नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत उनको समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। सीधी सी बात है, आपका देश जब इतना ही बड़ा है, उसकी कोई सीमा समुद्र पे टच नहीं करती, तो हम क्यों रोकने जाएंगे? भाई आपकी मर्जी, आप उड़ के जाओ, हम तो अपने देश से नहीं जाने दे रहे, या फिर हमारे देश की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कम बुद्धि का प्रयोग करते हैं ये लोग। तो बस यही है भारत और नेपाल के बीच की स्थिति। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं भारत और भूटान के रिश्तों के बारे में। भारत और भूटान के रिश्तों में दोस्तों कोई भी परेशानी नहीं है। कहने का मतलब ये कि दोनों देशों के बीच में कोई भी परेशानी का विषय ज्यादा बड़ा नहीं है। मतभेद जो होते हैं वो है ही नहीं। तो यहाँ पर अधिकतर आप देखेंगे कि सारे के सारे अच्छे पॉइंट ही लिख रखे हैं। मतभेद अगर आप भारत और भूटान के बीच में देखने की कोशिश करेंगे तो भी आपको गिनने चुनने से ही बहुत ज्यादा एक दो छोटे छोटे मिलेंगे, उसमें भी कोई सोचता विचारता नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो भारत के लिए बहुत बड़ा कदम था जो भूटान ने कल दिखाया। जैसा कि नेपाल के बारे में बात अभी हमने की थी कि नेपाल जो है भारत के विरोधी जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। भूटान ने दोस्तों इसमें कार्रवाई की। भारत के खिलाफ जितने भी उग्रवादी थे और जो गुरिल्ले थे दोस्तों वो भूटान में छुपे हुए थे, जो भूटान था उसने उनको जो है वहां से उड़ा उड़ा के खदेड़ दिया, अपने देश से बाहर भगा दिया और इससे जो है भारत को बहुत बड़ी सहायता मिली। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है भारत की तरफ से कि बदले में भारत भी भूटान के लिए काफी ज्यादा कुछ करता है। सबको पता है जो भूटान है वो काफी ज्यादा मतलब गरीबी से गुजर रहा हुआ देश है। हालांकि कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गरीब देश भी भूटान ही है। तो ऐसे में जो भूटान है उसकी मदद भी भारत काफी ज्यादा करता है, फिर चाहे पनबिजली जैसी बड़ी परियोजनाओं में हाथ बढ़ाना हो या फिर कोई भी साइंटिफिकली वर्क हो दोस्तों, भारत उसमें हर से मदद करता है। और आप देख पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा वहां पर अनुदान जाता है वो भी भारत से ही जाता है। अनुदान का मतलब वो राशि होता है जो कभी भी वापस नहीं दी जाती, वो दान के रूप में दी जाती है। तो दोस्तों भूटान में काफी सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी, या आर्थिक प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भारत से काफी ज्यादा अनुदान दिया जाता है ताकि वहां की जितनी भी जैसे कोई हिमालयी परियोजनाएं पर काम चल रहा है या फिर कोई आर्थिक स्थिति से गुजरना हुआ, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से गुजरना हुआ, दोस्तों भारत के हमेशा भूटान की मदद करने के लिए तैयार रहता है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं भारत और मालदीव के रिश्तों के बारे में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मालदीव की तो आप देख ही सकते हो कि विश्व के मैप में मालदीव कितना ज्यादा छोटा देश है। ऐसे में कोई से वो किसी देश से कैसे टक्कर लेगा। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें हिम्मत की तो हिम्मत तो बहुत बड़ी चीज होती है, वो फिर आकार या स्थिति को नहीं देखती। लेकिन फिर भी मालदीव में अधिकतर लोग भारतीय ही रहते हैं।
मालदीव की अगर आप जनसंख्या भी देखेंगे तो दिल्ली की जनसंख्या से भी काफी हद तक कम है और क्षेत्रफल भी दिल्ली के बराबर या उससे बहुत बहुत ज्यादा कम है दिल्ली से। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि दिल्ली से कितना कम है इसका क्षेत्रफल मालदीव का। तो दोस्तों मालदीव जो है वहाँ पर हर एक चीज कोई बनाई नहीं जाती, ज्यादातर वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है, वहाँ पे सारी चीजें इम्पोर्ट की जाती है। ऐसे में भारत से इम्पोर्ट करने का जो आंकड़ा है मालदीव का वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए भारत और मालदीव के बीच में जो रिश्ते हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा गर्मजोशी ज्यादा सौहार्दपूर्ण है। एक एग्जांपल से आप इस बात को समझ सकते हो। सन 1988 में श्रीलंका से आए हुए कुछ भाड़े के तमिल सैनिक थे दोस्तों, उन्होंने मालदीव पे आक्रमण करने के कुछ प्लान बनाए, थोड़ा सा आगे बढ़े। ऐसे में मालदीव ने भारत से मदद मांगी और तुरंत भारत ने अपनी वायु सेना जल सेना को वहां लगा दिया और मालदीव को जो है सुरक्षित रखने दिया, वहां पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने दिया। तो आप समझ सकते हो भारत और मालदीव के बीच में कितने अच्छे रिलेशन हैं। इसके बाद में व्यापारिक रिलेशन की बात करें दोस्तों, यानी कि ट्रेडिशनल रिलेशन जिनको बोलते हैं वो भी काफी अच्छे हैं। तो ऐसे में भारत और मालदीव जो है काफी अच्छे मित्र बन जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं सबसे आखिरी देश के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और वो होने वाला है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के रिश्तों के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। भारत और श्रीलंका के रिश्ते दोस्तों काफी ज्यादा अच्छे थे, दोनों पड़ोसी देश थे। लेकिन दोस्तों 1987 के बाद में भारत का हस्तक्षेप करना बोल सकते हैं इसको, भारत का शांति सेना द्वारा जब हस्तक्षेप हुआ श्रीलंका में तो वहां की जो काफी ज्यादा रुष्ट हो गए। भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं वो काफी हद तक बिगड़ गए, लेकिन फिर भी इतना नहीं बिगड़े, बहुत सारे वहां पर अच्छी बातें भी हैं भारत और श्रीलंका के बारे में। और इसी तरीके से हम सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या था। आपने पढ़ा होगा जो कि मैंने आज श्रीलंका के बारे में पीछे बताया था पिछले वाले पार्ट में, तो नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों एक और बात कि ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड हम लोग पर डे होमवर्क देते हैं। होमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां पर हम लोग सारा आपका चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो डेली बेसिस पर रिवाइज कराते रहते हैं, तो उनको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप जो है जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी वो वीडियो को चेक करें कि वहां पर आपको होमवर्क से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत और श्रीलंका की रिश्ते क्यों बिगड़े। ऐसा था कि श्रीलंका में क्या था, बहुत सारे तमिलकम लोग निकल करके बहुत सालों पहले गए थे, 200-150 सालों पहले, वो दोस्तों वहीं पर रहने लग गया, उनकी पीढ़ी जो थी वहीं पर रहती आ रही थी। जब श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, कहानी में सुना चुका हूँ, दोबारा से सुना रहा हूँ, तो वहां पर सरकार बनी थी। अब ऐसे में दो टाइप के लोग थे वहां पे श्रीलंका में, सिंधली हो गए और तमिलकम हो गए। तमिलकम वो जो भारत से गए थे, सिंधली वो जो वहां पर मूल निवासी थे। तो मूल निवासियों ने ये कहा कि ये जो बाहरी लोग हैं इनका हमारे देश में कोई काम नहीं है, इनको मत बुलाओ, इनको सरकार को कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, इन पर कोई रियायतें नहीं होनी चाहिए। तमिलकम लोगों ने कहा नहीं भाई हमें तो बिल्कुल चाहिए। अब तमिलकम लोग भारतीय थे इसीलिए उनकी संख्या कम थी, तो सिंधली लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, दोनों के बीच में युद्ध छिड़ने लग गए। और जब युद्ध हुए, युद्ध बढ़ गया, तो दोस्तों ऐसे में भारत सरकार कैसे चुप बैठ सकती थी कि उनके ही मतलब भारत के लिए तो वो संतान हुए ना, कि उनकी संतान दूसरे देश में पिट रही है, यानी कि कोई उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो भारत की सरकार ने अपनी तरफ से शांति सेना भेजी श्रीलंका में, और श्रीलंका में जब वो शांति सेना गई तो वहां के लोगों को लगा कि भारत जो है दखल अंदाजी कर रही है, इसीलिए काफी लोग रुष्ट हो गए। और ये जो शांति सेना गई थी 1989 में वापस आ गई, और वापस आने के बाद में इन दोनों के जो रिश्ते थे वो बिगड़ गए कि श्रीलंकाई मामलों में जो भारत है वो दखल अंदाजी करता है। तो ये तो इनके घर के मामले हो गए, मतलब सिंधली और तमिलकम लोगों के। ओवरऑल अगर हम लोग राजनीतिक मामलों के बारे में बात करें तो दोस्तों दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं। जैसे कि पहला रिलेशन है मुक्त व्यापार समझौता। क्या मतलब हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच में कई बारी मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ है, जिसका मतलब ये है कि दोनों लोग एक दूसरे से अच्छे तरीके से सामान लेते और देते रहते हैं, जिससे काफी हद तक रिलेशन मजबूत हुए हैं। फिर दोस्तों अगर हम लोग बात करें सुनामी की, तो जब सुनामी आई थी तब भारत ने काफी ज्यादा श्रीलंका की मदद करी, क्योंकि आप सबको पता है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जहाँ पर पानी भरने से बहुत ज्यादा तबाही मच गई, जिसके बाद में उनके पुनर्निर्माण में भारत ने काफी हद तक आर्थिक सहयोग किया, राजनीतिक और कई प्रकार के सहयोग थे। तो दोनों के बीच में रिलेशन काफी अच्छे हैं। अब तक आपने देखा कि भारत के अन्य देशों के साथ में रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छे और कहीं ना कहीं पर थोड़े बहुत कटुतापूर्ण भी हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ भारत के साथ में नहीं है, ये सारे देश जो है आपस में भी रिलेशन अच्छे नहीं रखते। जैसे कि भारत के अलावा जैसे कि अगर हम लोग बात करें भूटान की नेपाल के साथ में, तो भूटान और नेपाल के आपस में बनती नहीं है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें भूटान की म्यांमार के साथ में, तो उनके भी बीच में कई बारी पंगे रहते हैं। फिर अगर हम लोग भूटान और बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर भी आपसे रिलेशन ठीक नहीं है। और इसी तरीके से दोस्तों बांग्लादेश और नेपाल के भी रिलेशन
कई बार ठीक नहीं होते। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा दोनों के बीच में मनमुटाव है, मतभेद है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हद तक बिगड़े होते हैं और कुछ हद तक काफी रिलेशन अच्छे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के हमको शांति स्थापित करनी है यहाँ पे, और शांति स्थापित करने के लिए यहाँ पर दोस्तों एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया द चेस। आइए द चेस के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, समझा या फिर वीडियो में देखा होगा, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि दक्षिण एशिया के सभी जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ में सहयोग और शांति दोनों रखते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कई बार हमको सहयोग करना होता है, हम लोग समर्थन नहीं कर पाते हैं, लड़ाई जैसा जो पॉइंट है वो बना देते हैं। तो यहाँ पर सहयोग बनाने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करते रहने के लिए दोस्तों हम लोगों ने 1985 में यानी कि सभी दक्षिण एशियाई देशों ने मिल करके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा द चेस। मकसद क्या था? मकसद था शांति और सहयोग स्थापित करना इन सभी दक्षिण एशियाई देशों के बीच में। हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से इस द चेस को कोई बहुत ज़्यादा ख्याति नहीं मिल पाई, ये बहुत फेमस तो नहीं हो पाया, लेकिन इसका उद्देश्य तो दोस्तों यही था कि हम जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं सभी बहुत ज़्यादा एक दूसरे का समर्थन करेंगे। अब बात करते हैं द चेस की फुल फॉर्म की, तो ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इंग्लिश में आप इसको शॉर्ट फॉर्म में सार्क भी बोल सकते हैं, और एग्जाम में शार्क की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ऐसे लिखा होगा सार्क की फुल फॉर्म बताइए, या द चेस की पूरा नाम है वो लिखिए, तो आपको यही लिखना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आप इंग्लिश में भी ऐसा ही लिख सकते हैं। दोस्तों ये जब सफल नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, 2002 में फिर से एक और समझौता किया गया इन सभी देशों के द्वारा जो अपने साउथ एशियन यानी कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, इन्होंने 2002 में जो समझौता किया उसका नाम रखा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते। इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में हम साफ्टा भी बोल सकते हैं। तो ये जो साफ्टा है दोस्तों, इसका जो मतलब मेन मकसद था वो इन सभी देशों के बीच में मुक्त व्यापार को लागू करना था। 2002 में इसे लागू किया गया था, और दोस्तों 1 जनवरी 2006 से इस समझौते को मतलब 2002 में दोस्तों इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे, और 1 जनवरी 2006 से इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जो देश हैं हमारे आपस में, जो अलग अलग लोग हैं, उन सब की बातें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत को इस साफ्टा के चक्कर में या सार्क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौते बना रखे हैं, जबकि इनका भी मेन मतलब ही वही है। कई बार दोस्तों इन सारी चीज़ों को लेकर के दूसरे जो देश हैं वो एक विपरीत सोच भी रखते हैं। उनका कहना होता है कि भारत ये सब करके जो है, जितने भी छोटे देश हैं जैसे मालदीव हो गया या फिर श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, उन सब पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, जबकि ये बात पूरी तरीके से गलत है। कई बार दोस्तों लोग ये भी बोलते हैं कि भारत जो है अपनी आर्थिक ताकत की मदद से इन सभी देशों को हड़पना तक चाहता है, और आपको पता है ये सारी बातें भी फिर से अगेन गलत हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग भारत का भी एक नज़रिया देखें या भारत के प्रोस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करें, तो ये भी हमें समझ में आता है कि जितने भी छोटे छोटे देश हैं, अगर हम यहाँ पर ऐसे कार्य करना शुरू कर देंगे तो मे भी वो लोग हमारा जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। क्योंकि होता है यार, ऐसा होता है कि जब आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हों और जो जिनके पास में चीज़ें नहीं होती हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपकी उन सारी चीज़ों को भरपूर प्रयोग करते हैं, और बाद में ज़रूरत पड़ने पर आपके ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये भी हमारे देश के कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इन सारे छोटे देशों से, छोटे कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि उनकी आर्थिक स्थिति छोटी है या उनका क्षेत्रफल छोटा है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ उनकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इस वजह से मैंने उनको छोटा देश कहा है यहाँ पे। तो ये जो छोटे छोटे देश हैं जैसे कि मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे आपका बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया या फिर भूटान हो गया, ये कोई भी देश जो साफ्टा में शामिल है, जो सार्क में शामिल है, इन सभी देशों के साथ में जब हम लोग व्यापार बनाएंगे, अपना व्यापार करेंगे, रिलेशंस स्टेबल करेंगे, तो दोस्तों मे भी वो हमारा फ़ायदा उठाएं, हम उनका फ़ायदा उठाएं। और विचारधाराएं तो अलग अलग तरीके की होती हैं, दोनों तरीक़ों की विचारधाराएं होती हैं। आइए ज़रा कुछ इन चित्रों को देखते हैं और समझते हैं। ये जो चित्र हैं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो डिटेल्स इनके बारे में भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई ऐसे पॉइंट जो नहीं समझ में आए या फिर कोई ऐसे प्रश्न जो आपके मन में हों और उनके आपको उत्तर ना मिल पा रहे हो इस वीडियो से, तो आप उनको कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो मुझे #FOG का कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि आप ये वीडियो जो है पूरा देखते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो, चैप्टर सब कुछ पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरी फ़ीस के बदले में बस इतना ही आपसे चाहिए मुझे। तो आशा करता हूँ सब कुछ ठीक रहा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।